हेलो दोस्तों। जैसा कि देखो मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी आपके लिए उसमें मैंने 1 से लेके 4 चैप्टर है नेशनल इनकम और बेसिक को मैंने कंप्लीट किया था। उसके अंदर और आपको 6 क्वेश्चन मैंने दिए थे कि वो 6 क्वेश्चन आपको करने हैं, इंक्लूडिंग जो उसमें डिफरेंसेस थे उन सबको लेकर के कि आपको वो सब पढ़ने हैं। ठीक है, देखो छोड़ना मत क्वेश्चन। जब मैं क्वेश्चन की फॉर्म में अगर आपको दे रहा हूँ तो उससे याद करना आसान हो जाता है कि चलो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, चलो रट्टा मार लिया, बढ़िया। फिर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये, रट्टा मार लिया, बढ़िया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अगर याद करते हो तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। क्लियर है? तो 4 चैप्टर ऑलरेडी हम कर चुके थे और इस वीडियो में यानी जो अगली वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये, इसमें आपका मनी एक चैप्टर, बैंकिंग दूसरा चैप्टर। बहुत सारी बुकों में मनी बैंकिंग एक ही जगह पे है। ठीक है, तो मैं इनको अलग अलग मान के चल रहा हूँ कि कुछ बुकों में ये अलग भी है और ये अलग ही माना जाएगा। ठीक है, तो मनी और बैंकिंग 2 चैप्टर ये हो गए, गवर्नमेंट बजट तीसरा, फॉरेन एक्सचेंज चौथा और बैलेंस ऑफ पेमेंट पांचवा। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर के मैं अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं। देन उसके बाद मेरे पास बच जाएगा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड जो चैप्टर है जिसमें एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारी चीजें बताई गई है, वो चैप्टर मैं इसके बाद लेकर आऊंगा। ठीक है, उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बिल्कुल ज्यादा मेरे हिसाब, जहां तक मुझे अभी लग रहा है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 क्वेश्चन बनने चाहिए मेरे को जहां तक लगता है। बाकी देखेंगे तब की तब कि अभी क्या बन रहा है और पेपर में क्या आना चाहिए वो हम तब देखेंगे, उसके हिसाब से मैं आपको वीडियो दे दूंगा। ठीक है, अभी हम इस वीडियो में देख रहे हैं, मैंने भी आपके सामने 10 क्वेश्चन लिखे हैं, अभी मैं थोड़े क्वेश्चन और लिखूंगा क्योंकि 5 चैप्टर है और हमें इसको समराइज करना है। और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि पेपर इन्हीं में से आने वाला है, याद रखना, चाहे घुमा के चाहे कैसे बट आएगा इनमें से। तो आपको तैयारी करनी है अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा, तो मैंने देखो इसको भी सीरियल नंबर लिखा हुआ है। देखो अगर पहले मनी के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर बैंकिंग के, फिर बजट के, फिर इस तरह से मैंने लाइन बाय लाइन ही लिखे ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको दे सकूं वीडियो में उतनी उस तरह से मैं आपको देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन आपका है फंक्शन ऑफ मनी, यानी आपको मनी के फंक्शंस जो थे वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। क्योंकि अगर आप मनी के फंक्शन अच्छे से पढ़ लेते हो तो कोई सा एक फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है 3 नंबर में। ठीक है, कि मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होता है, या डेफर्ड जो डेफर्ड पेमेंट से रिलेटेड जो होता है वो वाला पॉइंट पूछा जा सकता है। ठीक है, या आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज पूछा जा सकता है, कोई भी ऐसा पॉइंट। ठीक है ना, तो आपको फंक्शन ऑफ मनी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और इसको प्लीज रिलेट करके चलना, जो आपका जो पहले बार्टर सिस्टम था उससे रिलेट करके चलना ताकि आपको आसानी होगी, क्योंकि आप एग्जाम्पल फॉर्म में दे देते हो ना, और इसमें एग्जाम्पल तो जरूर दिया करो। क्योंकि देखो पहला जैसे मान लो मैं बोलूँ स्टोर ऑफ वैल्यू, तो मनी मतलब स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या, मनी को आप स्टोर कर सकते हो इजीली, क्योंकि मनी क्या, मनी जो है खराब नहीं होती, ये सबसे आप लिख सकते हो। फिर आप थोड़ा सा पीछे चले जाना कि पहले बार्टर सिस्टम में ऐसा ऐसा होता था, उसमें गुड्स को अगर हम लंबे टाइम के लिए रखने की कोशिश करते तो वो खराब हो जाते थे, बार्टर सिस्टम को समझाया। ठीक है, बट अब जब से मनी आई आपसे कि हम मनी को स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सब आपने समझाया। फिर एग्जांपल भी दे सकते हो, एग्जांपल मान लो ए है, ए को इतना चीजें स्टोर करनी है एंड ऑल, ऐसे करके आप अगर आप आंसर देते हो तो काफी अच्छा रहेगा। यानी आपको एग्जाम्पल दे देना चाहिए। ठीक है, ताकि क्वेश्चन थोड़ा फ्रेम में आ जाए, मैंने 2-4 लाइन में खत्म हो जाता है जिसके आपको नंबर पूरे नहीं मिलते हैं। तो आप एग्जांपल प्लीज इसमें बनाएं। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है डेफिनेशन ऑफ मनी। देखो मनी सप्लाई की डेफिनेशन हर किसी बच्चे को पता है आज के टाइम पे। ठीक है, तो मनी सप्लाई की डेफिनेशन तो आपको याद करनी है और ये भी पता होना चाहिए स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बट आपको ना उससे ज्यादा इस बार अगर आपको ध्यान देना चाहिए तो मनी की डेफिनेशन पे आपको ध्यान देना चाहिए। मनी की डेफिनेशन एक ऐसी बेसिक डेफिनेशन है जो कि बोर्ड में पूछी जा चुकी है, पहले मैं बता चुका हूं। ठीक है, आपको बता रहा हूं कि मनी की डेफिनेशन ऑलरेडी पूछी जा चुकी है एक बार, कि मनी क्या होता है और मनी के कंपोनेंट क्या होते हैं, ये ऑलरेडी एक बार आ चुका है। ठीक है, और मनी के कंपोनेंट में वही आपका क्या नाम है, चेक हो गया, नोट्स हो गया, ई मनी हो गया, है ना, बैंक ड्राफ्ट हो गया, इस टाइप की चीजें कंपोनेंट ऑफ मनी होते हैं। फिर मनी सप्लाई की डेफिनेशन भी आपको याद करनी है और मनी सप्लाई के भी कंपोनेंट आपको याद रखने हैं, जिसमें आप किसकी बात करते हो, आपकी बुक में जो कोर्स का पार्ट है वो M1 है, तो M1 को समझाना अच्छे से। किसको समझाना है, M1 वाला। M1 M2 M3 M4 बहुत होते थे। ठीक है, बट वो सब चीज आपके लिए नहीं है, तो आपको M1 ही यहाँ पे एक्सप्लेन करना अच्छे से इस वाले में M1। और इसमें तो मैंने आपको बता दिया, आप मैं बोल रहा हूँ तो आप लिख भी सकते हो। ई मनी इसमें आ जाता है, नोट्स आ जाता है, कॉइन्स मतलब नोट्स आ जाते हैं आपके, क्या बोलते हैं उसे, ड्राफ्ट आ जाता है, इस टाइप की चीजें इसमें आ जाएगी। ठीक है ना, तो मैं एक बार एक्सप्लेन बता देता हूँ इसमें क्या क्या आने वाला आपका। ठीक है, मैंने लिखे हुए एक जगह पे बेटा, इसमें लिख सकते हो आप। इसमें आपका नोट्स है, कॉइन्स है, बैंक के चेक है, ड्राफ्ट है, ई मनी है। ठीक है ना, तो मैंने जो बोला आप प्लीज नोट डाउन कर लेना। फिर प्राइमरी डिपॉजिट क्या होती है, सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है और डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए इस बार के लिए। ठीक है, लगता है ये आ जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई एक पॉइंट आपके पास
वहां पे देख सकता है। तो इसलिए प्लीज प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, जिससे बच्चा इग्नोर करके चलता है, ये बोर्ड में आ चुका है, ये भी याद रख लेना, ये बोर्ड में पहले पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको इंपोर्टेंट में डाला हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका मनी की तरफ से ये वाला, समझ में आ गया। अगर बच्चा बहुत बच्चे बोलते हैं आपने हाई पावर्ड मनी क्यों नहीं लिखा, बेटा हाई पावर्ड मनी ना उसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है, मतलब M1 के जो पोर्शन लगभग वैसे ही होते हैं। ठीक है, तो हाई पावर्ड मनी आपको पढ़ना हल्का फुल्का, आप उसको भी प्लीज देख ले, ऐसा नहीं आप छोड़ो, पढ़ना आपको सारा ही है, मगर ये वो क्वेश्चन है जिन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। बेटा इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, पढ़ना सारा है बट इन क्वेश्चनों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, ये बोला जाता है। ठीक है, तो आपको मेनली 3 क्वेश्चनों पर ज्यादा ध्यान देना, बाकी आप मनी का चैप्टर छोटा सा प्लीज उसे देखे जरूर। ठीक है ना, उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के फंक्शन भी आपको सारे याद करने, क्योंकि कोई सा एक फंक्शन जैसे लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, इस टाइप की चीजें आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि इसको एक्सप्लेन करो, तो आपको फंक्शन सारे पढ़ने पड़ेंगे। उसके अलावा प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन एक बहुत पुराना क्वेश्चन, ठीक है ना, और ये आता रहता है कि प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन क्या होती है, बाय अ कमर्शियल बैंक यूजिंग अ हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल। ठीक है, बहुत बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि प्रोसेस किसकी है। ठीक है, बहुत बच्चे सेंट्रल बैंक लिख के आते हैं, बट कमर्शियल बैंक की है, और एक अपनी तरफ से हाइपोथेटिकल एग्जांपल के फॉर्म में इसको बताए। या ऐसा आ सकता है एक्सप्लेन यूजिंग अ न्यूमेरिकल एग्जांपल, आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल लेना है और फिर बताना है कि अगर मान लो मैं रिडक्शन करता हूं या फिर इंक्रीज करता हूं कि इसमें रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, ठीक है, इसको आप LRR बोल लो चाहे तो, या थोड़ा आप CRR भी बोल लोगे चल जाएगा। ठीक है ना, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है कि कैसे ये अफेक्ट करता है क्रेडिट क्रिएशन पावर किसकी, बैंकिंग सिस्टम की। तो इसके ऊपर देखो 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है और बड़ा क्वेश्चन तो ये आपके सामने मैंने लिख ही दिया है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ कि अगर मान लो कि LRR का रेट 10% है तो बताओ कितना क्रिएशन कर सकता है, कितने टाइम्स क्रिएशन कर सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो सिंपल से फॉर्मूला आपको लगा देना होता है 1 में LRR, ठीक है, 1 में 10%। ठीक है, अभी परसेंट का जो 100 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो 100/10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर मैं इसको 20% करता हूं तो 1 में 20% हो जाएगा, तो 20% क्या होता है, परसेंट मतलब 20/100 माना जाएगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100/20 हो जाएगा, तो ये 5। तो इतना ही आपको याद रखना कि जैसे जैसे 5 टाइम्स आ गया ना, जैसे जैसे आप इंक्रीज करते हो LRR को, CRR को, तो वैसे वैसे आपकी जो क्रिएशन होती है वो कम हो जाती है। और जैसे आप उसको कम करोगे, आप इसमें देखो 5% लेके देखो, ठीक है, तो आपकी जो क्रेडिट क्रिएशन पावर है वो बढ़ जाएगी। तो LRR जितना कम लोगे उतनी ज्यादा क्रिएशन होगी, LRR जितना ज्यादा लोगे उतनी कम क्रिएशन होगी। दोबारा बोल रहा हूं, LRR जितना कम लोगे, ठीक है ना, LRR या CRR जितना कम लोगे उतना ज्यादा आपको क्रिएशन देखने को मिलेगा, और जितना LRR और ये CRR आप ज्यादा लोगे उतना आपको कम क्रिएशन देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, कई बार आ चुका है इसलिए बता रहा हूं। LRR की या CRR की वैल्यू अगर आप ज्यादा लेते हो तो आपका क्रिएशन जो होगा वो कम होगा, और अगर आप इनकी वैल्यू कम लेते हो तो क्रिएशन आपका ज्यादा होगा। बेसिक सा इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। चल, उसके अलावा आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, और गवर्नमेंट बजट का आपका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, क्योंकि ये काफी ज्यादा मोस्ट IMP होता है ये वाला क्वेश्चन भी, और कोई सा एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे गवर्नमेंट बजट के थ्रू आप इनइक्वालिटी और जो इनकम में होती है उसको आप कम कर सकते हो, कैसे आप गवर्नमेंट बजट के थ्रू आप जो स्टेबिलिटी है उसको ला सकते हो। ठीक है, कैसे आप जो गवर्नमेंट बजट के थ्रू जो है रिच पुअर का गैप है उसको कम कर सकते हो। बहुत सारे जो भी क्वेश्चन है वो उस टाइप के फ्रेम हो सकते हैं। तो ये जो होता है ये ऑब्जेक्टिव का ही पार्ट होता है, जो ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाए गए हैं उन्हीं ऑब्जेक्टिव को आपको अच्छे से रट्टा मार लेना, और उसी को उन्हीं में से कोई एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा और उसको आपको एक्सप्लेन कर देना होता है। क्लियर है? चलो, अभी बच्चों आपके दिमाग में शायद, वैसे तो आप में दिमाग नहीं है जहां तक है, बट फिर भी कोशिश करता हूं मैं कि आपने ये सोचा होगा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन गायब है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे ये होना चाहिए था कि जो आपके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बैंक, जो सेंट्रल बैंक के, वो आपने क्यों नहीं लिखे। CRR जो CRR हो गया, SLR हो गया, ठीक है, बैंक रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया, मोरल सुएशन हो गया, इस टाइप की चीजें आपने क्यों नहीं लिखी। मैंने इसलिए नहीं लिखी, देखो वो क्वेश्चन यहाँ भी कवर होता है, वो क्वेश्चन आपका एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई में भी कवर होता है। तो पढ़ना तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो मैं उसको वहीं डाल दूंगा। ठीक है, तो पढ़ना है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बनता है तो हम वहां पढ़ लेंगे, तो ये वो ही कवर हो जाएगा। दोनों एक जैसा ही है लगभग कॉन्सेप्ट, कोई अलग खास ऐसा नहीं है। तो कहीं भी एक जगह तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो इंपोर्टेंट में, तो वहीं डाल दूंगा उसे। ठीक है ना, उसके अलावा व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, याद रखना। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी इसके बारे में प्लीज पढ़ लेना। उसके अलावा मेरिट डिमेरिट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है,
अब देखो मैंने लिखा मेरिट डिमेरिट आपको फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल के पढ़ने हैं, बट इसमें एक चीज याद रखना, इसमें मेरिट डिमेरिट आप इनके जरूर पढ़ोगे, बट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और जो मैनेज फ्लोटिंग वाला था, बट इनकी डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, तीनों की डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए, याद रखना, ठीक है ना। मेरिट डिमेरिट अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो एक डिफरेंस भी आपको बनाने में सहायता मिलेगी, क्योंकि डिफरेंस भी कई बार पूछ लेता है और डिफरेंस बनाने में आसानी हो जाती है, क्लियर। उसके अलावा सोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मोस्ट इंपोर्टेंट में चल रहा है इस बार के लिए, ठीक है ना, सोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। उसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या क्या है, क्लियर हो गया। तो ये वो सारे क्वेश्चन है बेटा जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिए, अभी मैं और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। अब आगे देखिए बेटा, देखो आगे डिफरेंस का सेक्शन है, बट डिफरेंस के सेक्शन से पहले मैं आपसे एक बात बता देता हूं आपको, ठीक है। नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, ये फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है, ये स्टॉक है या फ्लो है, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं। मैं दोबारा बोल दूं आपको पहचानना होता है ये स्टॉक है या फ्लो है, ये फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है, ये आपका नेशनल इनकम का पार्ट है या नहीं, ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है या नहीं। ऐसे क्वेश्चन बेटा आते हैं जो कि आपको अलग से तैयारी करनी होती है, उसमें ये नहीं बताया होता कि बेटा आपको यही पॉइंट पढ़ना है, ठीक है, उसको आपको पूरा पढ़ना होता है। कोशिश करेंगे वाला जो है लाइव क्लास लेंगे उसके लिए हम, ठीक है, जो ये जो फाइनल गुड्स वाले कॉन्सेप्ट के लिए इसलिए लाइव क्लास लेंगे। जो आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है स्टॉक फ्लो, उसके लिए भी लाइव क्लास लेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं बना के रखूंगा ताकि उनको आपको मैं उस लाइव वीडियो में आपको बताऊंगा उसके बारे में। और तीसरा जो है आपका कि नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा नहीं होगा ये, ठीक है। कोशिश पूरी है कि लाइव क्लास में मुझे आना है, ठीक है। बाकी फ्यूचर का तो बेटा कुछ पता नहीं होता, बट मैंने जहां तक सोचा है कि मैं लाइव क्लास में आऊंगा, और ये फालतू जो चीजें हैं जो कि पता नहीं कितना पढ़ना क्या पढ़ना, तो वो मेन क्वेश्चन मैं सारे वीडियो में पढ़ा दूंगा आपको, ताकि आप एटलीस्ट उनको पढ़ लो, उनको सुन लो और फिर वो आंसर वहां पे लिख के आ जाओ, क्लियर। अभी हम बात कर लेते हैं ऐसे डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए आपको, तो वो आपका है पहला रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, इंपोर्टेंट में है अपने आप में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स ये भी बेटा इसके अंदर भी पूछा जाता है, याद रखना, ठीक है। कई बार तो सीधा डिफरेंस आता है, कई बार ये पूछा जाता है बताओ इनमें से कौन सा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन सा इसमें रिवेन्यू रिसिप्ट है, कौन सा इसमें कैपिटल रिसिप्ट है, कौन सा इसमें डायरेक्ट टैक्स है, कौन सा इसमें इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना। तो ये भी आपको बेटा पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन क्या होता है, डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन किसका बेटा, ये सब फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहा है, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर का है, ठीक है, ये पूरा गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर का है, ठीक है। लाइन बाय लाइन में आपके लिए बना के दे रहा हूं, ठीक है। ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होती है, ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ये आपका बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का है, ठीक है। ट्रेड सरप्लस में हिंट दे देता हूं आपको, ट्रेड्स देखो अकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस आपको पता है मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही डीप पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें एक नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है, बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। बात करते हैं ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस क्या होता है। ट्रेड डेफिसिट बेटा तब होगा जब आपका जो एक्सपोर्ट है ना, डेफिसिट तब हो, डेफिसिट मतलब घाटा, डेफिसिट मतलब घाटा, तो जब आपका एक्सपोर्ट कम होगा और इंपोर्ट ज्यादा होगा तब होगा। और सरप्लस कब होगा, जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंपोर्ट क्या होगा, कम होगा, क्लियर हो गया। ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, बहुत बच्चों को नहीं पता होता करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, बेटा बिल्कुल बेसिक है। अगर आप सोच के देखो करंट अकाउंट होता क्या है, तो उसमें विजिबल इनविजिबल और यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन आती है, आपको याद है ना। तो आप खाली लिख देना कि जो डेफिसिट तब होगा जब आपका जो एक्सपोर्ट है, किसका विजिबल इनविजिबल इन सब का जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा, किससे, इंपोर्ट से, इसका मतलब इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है इनका, तो डेफिसिट अपना हो गया। तो डेफिनेशन से ही सरप्लस और डेफिसिट की डेफिनेशन बनाई जा सकती है, डेफिनेशन से ही सरप्लस और डेफिसिट को डिफाइन किया जा सकता है, क्लियर हो गया, अगर आपको ध्यान से आता हो तो इसमें देखो मैंने आपको 11 क्वेश्चन बताए, 6 क्वेश्चन मैंने उसमें बताए, टोटल हो गए आपके 17 क्वेश्चन। शायद 3 या 4 क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो अगले चैप्टर का बनेंगे, जो भी मैं बताऊंगा उसमें इंपोर्टेंट जो भी है, ठीक है। तो आप प्लीज इनको अच्छे से याद कर लीजिए। और मैंने बोला हुआ है मैं लाइव क्लास में जो ऐसे जो पटांग क्वेश्चन होते हैं कि रिवेन्यू रिसिप्ट बताओ, कैपिटल रिसिप्ट बताओ, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, नेशनल डोमेस्टिक वाले क्वेश्चन, तो मैं इनके लिए कोशिश करूंगा लाइव क्लास लूं और मैं उसको निपटा दूं। तो कोशिश ये रहेगी बेटा, आपका भी सहयोग चाहिए कि लाइव क्लास के लिए आप सबको भी मतलब एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है, तभी मजा आएगा लाइव क्लास लेने में, वरना तो मैं ही खाली पढ़ाता चला तो फायदा क्या उस चीज का ना। चलो मिलते हैं एक लास्ट पार्ट में जो उसका बनने वाला है एग्री डिमांड एग्री सप्लाई से रिलेटेड, ठीक है ना। तो छोटे छोटे पोर्शन में देने का मतलब ये था कि आप पहले वीडियो को देखो और पहली वीडियो अच्छे से याद कर लो उसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। दूसरी वीडियो देखो उसको भी अच्छे से याद कर लो, जब 2 याद हो जाएगी तब तीसरे पे जाना। अभी तक क्या करते थे हम, पिछले साल तक पूरा एक साथ दे देते थे, तो बच्चा कहता है 1 2 पढ़ाते 10 क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तक ना उसके ना दम ना खत्म हो जाता था। तो अब हमने छोटे छोटे पार्ट्स करने की सोची है मैंने। अब इससे आपने जब तक इसको निपटा लेना देन मैं फिर अगली वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, क्लियर है। धन्यवाद दोस्तों।